नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सफलता। राधे श्याम अपनी पत्नी साधना के साथ रोज की ही तरह आज भी प्रातःकाल सैर पर निकले थे। बारिश के दिन थे, बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी पवन शरीर और मन को लुभा रही थी। प्रातः के लगभग 5 बजे का समय था। पति पत्नी काफी लंबी दूरी तय करते थे। उन्हें सुबह की ठंडी हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में सैर करना बहुत पसंद था। किंतु उस दिन कुछ अनहोनी होने वाली थी। शायद इसीलिए राधे श्याम और साधना के घर से काफी दूर निकलने पर मौसम का मिजाज एकदम बदल गया। मंद पवन के झोंके आंधी में तब्दील हो गए। अनायासी भारी वर्षा का आगमन हो गया। बिजली भी चमक रही थी। तभी साधना ने राधे श्याम से कहा, सुनो जी, मौसम तो काफी खराब हो रहा है, चलो जल्दी से घर की तरफ लौट चलते हैं। राधे श्याम भी स्वीकृति में ही हाँ, और दोनों ने घर की तरफ मुड़ने का रुख किया। राधे श्याम का घर वहां से काफी दूर था, अतः वह सोच रहे थे कि यदि कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाए तो उचित होगा। किंतु सुनसान सड़क पर उन दोनों के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। चलते चलते साधना की साड़ी का पल्लू एक झाड़ी में अटक गया। वह अपनी साड़ी का पल्लू निकालने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, उसे किसी के रोने की धीमी सी आवाज महसूस। उन्हें थोड़े कांटे भी चुभे। झाड़ियों को हटाते ही उन दोनों को वहां एक नवजात शिशु पड़ा हुआ रोते हुए दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और साधना ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसे लपेटकर अपनी आंचल में छुपा लिया। एक दूसरे की तरफ देखकर वह दोनों कुछ भी न कह सके, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जल्दी से वह सीधे घर की तरफ भागे। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक रिक्शा दिखाई दिया। उन्होंने उससे सीधे अस्पताल की तरफ चलने के लिए कहा। रिक्शे वाले ने भी परिस्थिति को देखकर बिना कुछ बोले उन्हें बिठा लिया। वह तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए। राधे श्याम और साधना तेजी से दौड़कर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर पहुंचे। उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर तुरंत ही डॉक्टर वहां आ गए। राधे श्याम को इस तरह देखकर वह हैरान रह गए। राधे श्याम बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा उनका शहर में बड़ा नाम था। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही पूछा, राधे श्याम जी, क्या हुआ? तब तक साधना ने अपने आंचल से बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे की हालत देखकर बिना कुछ पूछे ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। राधे श्याम और साधना बेचैनी में यहाँ से वहां घूम रहे थे। अभी तक तो उन्हें यह भी ज्ञात न था कि बच्चा लड़का या लड़की। भले ही उस नवजात शिशु के साथ साधना और राधे श्याम जी का कोई संबंध नहीं था, परंतु झाड़ियों में पड़े हुए उस शिशु को बचाने के लिए भगवान ने उन्हें चुना था। वह दोनों बाहर खड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि बच्ची का बचना मुश्किल है। साधना रोते रोते डॉक्टर से उसे बचाने की मिन्नतें करने लगी। डॉक्टर ने उन्हें दिलासा दी और कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, किंतु कम से कम 24 घंटे बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखना होगा। यदि इतना समय निकल गया तो बच्ची बच जाएगी। इसके बाद डॉक्टर ने राधे श्याम से पूरी घटना के विषय में जानकारी ली। अस्पताल में सभी लोग इस दर्दनाक घटना की घोर निंदा कर दुख व्यक्त करने लगे और इसे अंजाम देने वालों को धिक्कारने लगे। डॉक्टर उस बच्ची का पूरा ख्याल रख रहे थे। पूरा दिन और पूरी रात यूं ही बीत गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर ने राधे श्याम और साधना को खुशी के साथ बताया कि आपकी बच्ची को भगवान ने नई जिंदगी दे दी। यह सुनकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के उपरांत वह बच्ची को अपने घर ले गए। उन्होंने बच्ची का नाम आरती रखा और उसका लालन पालन राजकुमारी की तरह होने लगा। राधे श्याम यूं भी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वह साधना से हमेशा कहते थे कि आरती यदि किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाती तो कैसी होती उसकी जिंदगी। राधे श्याम हमेशा ऐसी लड़कियों के लिए चिंता करते थे जो इस तरह से किसी गलती की सजा भुगतती थी। आरती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह घर में सबकी लाडली थी। उसके सभी नाज नखरे पूरा घर उठाता था। उसकी हर जिद पूरी करी जाती थी। साधना उसे भगवान का दिया वरदान समझती थी और इस तरह से उसका मिलना भगवान का आदेश समझती थी। राधे श्याम का घर एक बड़ी हवेली के समान था। नौकर चाकर गाड़ियां सभी कुछ था, किंतु उनका घर ऐसी जगह पर था जहां से बाहर कहीं भी जाने के लिए केवल एक ही गली वाला रास्ता था।
उन्हें वहां से होकर ही गुजरना पड़ता था। उस गली में एक बहुत पुरानी खंडहर जैसी काफी बड़ी इमारत थी, जिसमें 15-20 लड़कियां रहती थीं। हर शाम कोई लाली लगाकर, कोई चमकीले कपड़े पहनकर सजी धजी बाहर खड़ी नजर आती थीं। राधे श्याम हमेशा वहां से निकलते वक्त निगाहें नीची कर लिया करते थे। वह हमेशा उन लड़कियों के लिए कुछ करने का सोचते रहते, किंतु कभी हकीकत में कर ना पाए थे। आरती अब 12 वर्ष की हो गई चुकी थी। वह अक्सर अपनी हवेली के बगीचे में खेलती रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वह गली से होते हुए उस इमारत तक पहुंच गई। वहां खड़ी एक लड़की ने उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया। आरती ने उसके पास चली गई। तब उस लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। और आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया ने काफी देर तक आरती से बात की और उससे बात करना प्रिया को बहुत अच्छा लगा। तब उसने आरती से कहा, तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करो। आरती को भी उसके साथ अच्छा लगा। उसने तुरंत हाँ कह दिया। खेलते खेलते आरती कभी कभी प्रिया से बात करने आ जाती थी। तभी एक दिन उस इमारत में चल रहे देह के व्यापार को चलाने वाला राघव खन्ना वहां आया और उसने आरती को देख लिया। उसके आते ही प्रिया ने आरती से कहा, आरती तुम जल्दी यहाँ से अपने घर भाग जाओ। प्रिया के मुंह से यह सुनकर कि तुम जल्दी से अपने घर भाग जाओ, आरती हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों दीदी? कोई सवाल मत करो आरती, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। आरती घर की तरफ जाए तब तक राघव खन्ना वहां आ गया। आरती को देखकर बुदबुदाया, अरे कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसका हाथ पकड़ते हुए वह बोला। आरती चिढ़कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तब राघव खन्ना ने उससे कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, बता दो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी अचानक राधे श्याम जी की गाड़ी वहां से गुजरी और आरती पर उनकी नजर पड़ गई। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप गया। वह तुरंत गाड़ी से उतरे और आरती को लेने पहुंचे। आरती बेटा यहाँ क्या कर रही हो? और यह कौन है? ऐसा कहते हुए उन्होंने राघव खन्ना से अपनी बेटी को छुड़ा लिया। अरे राधे श्याम जी, यह आपकी बेटी है? राघव खन्ना ने पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम कौन हो? राधे श्याम ने प्रश्न किया। राधे श्याम जी, आपको तो सारा गांव जानता है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते शायद। मैं राघव खन्ना हूँ, इस इमारत का मालिक। अच्छा, तो आपको पता है यहाँ क्या चलता है? राधे श्याम ने पूछा। जी बिल्कुल पता है, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मजबूर लड़कियां मुझे मिल जाती हैं और मैं उन्हें ही इस इमारत में सहारा देता हूँ। इसमें आपको क्या तकलीफ है? राघव खन्ना ने उत्तर दिया। तब राधे श्याम ने कुछ न कहते हुए आरती को वहां से ले जाना ही ठीक समझा। घर जाकर उन्होंने आरती को बहुत समझाया कि वह फिर कभी वहां न जाए। तब आरती बार बार पूछने लगी, वहां क्यों नहीं जाऊं पापा? राधे श्याम ने उसे कुछ भी बताना उचित नहीं समझा और उसे बातों में बहला दिया। उन्होंने घर के सभी नौकरों को हिदायत दी कि वह आरती पर ध्यान दें और उसे उस गली में कभी न जाने दें। साधना और राधे श्याम आज बहुत डर गए, क्योंकि अब आरती बड़ी हो रही थी। यूं तो हमेशा से ही राधे श्याम जी इमारत में रह रही लड़कियों के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी इच्छा निर्णय में बदल गई। एक दिन सेठ राधे श्याम ने राघव खन्ना से मिलने का निर्णय किया और उसे पास के ही एक होटल में मिलने के लिए बुलवाया। उन दोनों की मुलाकात होने पर राधे श्याम ने राघव को समझाया कि वह यह काम बंद कर दे। राघव खन्ना, अब तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी और उन लड़कियों को आजाद करना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ धनराशि भी दे सकता हूँ। उस इमारत की कीमत भी ले लो। राघव खन्ना उठकर खड़ा हो गया। नहीं राधे श्याम जी, मुझे इमारत नहीं बेचनी, ना ही अपना धंधा बंद करना है। आपसे जो बने आप कर लो, मेरा निर्णय अटल है। बात तो आगे बढ़ाते हुए वह बोला, वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? बड़ी प्यारी और खूबसूरत है। अब जवान भी तो हो रही है। वैसे आई थी ना उस दिन वह पुरानी इमारत में, संभालिएगा उसे। राघव खन्ना की बातें सुनकर राधे श्याम का क्रोध सातवें आसमान पर चला गया। वह एक समाज सुधारक थे और लड़ाई झगड़े से कभी भी बात बनती नहीं बल्कि बिगड़ ही जाती है, वह जानते थे। राधे श्याम जी ने सोच समझकर धैर्य से काम लिया और राघव खन्ना से कुछ बोले बिना ही वहां से वह जाने लगे। अपने दिल और दिमाग पर वह बहुत बड़ा बोझ लेकर जा रहे थे। सोच रहे थे कि राघव खन्ना मानेगा या नहीं, उसे कैसे मनाया जाए।
अनेक प्रश्न और कठिनाइयां उनके दिमाग में कोलाहल मचा रहे थे। राघव खन्ना से मिलकर घर वापस आने के बाद राधेश्याम बहुत बेचैन थे। अपनी पत्नी को उन्होंने सारी परिस्थिति से अवगत कराया और आरती का अधिक ख्याल रखने की सलाह दी। साधना भी बेहद डर गई थी। उन्होंने अब आरती की तरफ और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। आरती को उस पुरानी इमारत में जाने से भी मना किया। नादान आरती बार बार प्रश्न करती रहती, वहाँ क्या है मम्मा, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो बहुत सारी दीदी और आंटी रहती हैं। एक दीदी तो मेरी दोस्त भी बन गई हैं और मुझे रोज बुलाती है। आरती की बातें सुनकर साधना और अधिक तनाव में आ गई, किंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना समझ आरती को वह बात कैसे समझाए। राधेश्याम लगातार इसी उधेड़बुन में थे कि काश कोई युक्ति मिल जाए और यह मसला हल हो जाए। एक दिन अचानक राधेश्याम के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। उन्होंने अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहा कि राघव खन्ना के घर कौन कौन रहता है और वह घर से बाहर कब जाता है। फिर क्या था, राधेश्याम के आदमियों ने सब पता लगा लिया। उन्होंने उसे बताया, राघव जी, उनकी केवल एक ही बेटी है, लगभग 20-21 साल की होगी। उनकी पत्नी है और नौकर चाकर भी घर में दिखाई देते हैं। राघव खन्ना लगभग 11 बजे घर से जाता है और रात में देर से ही घर वापस लौटता है। राधेश्याम यह बात सुनकर खुश हो गए और उन्होंने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही जवाब पाया। दूसरे दिन लगभग दोपहर के 2 बजे राधेश्याम राघव खन्ना के घर गए। राधेश्याम को देखकर नौकर ने उन्हें आदर से नमस्कार किया, क्योंकि वह भी राधेश्याम को जानता था। राधेश्याम ने यूं ही पूछा, राघव खन्ना जी हैं क्या? तुरंत ही राघव खन्ना के नौकर रामू काका ने नाम में जवाब दिया। अच्छा, तो उनकी बिटिया तो होगी ना, उसे बुलाओ। जी सेठ जी, अभी बुला कर लाता हूँ, आप अंदर आकर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बिटिया को बुलाइए। रामू काका ने अंदर जाकर रिया बेटी से कहा कि राधेश्याम जी आए हैं। रिया राधेश्याम जी का नाम सुनते ही बेहद खुश हो गई। वह जानती थी कि राधेश्याम जी एक समाज सुधारक हैं और शहर में कई स्कूल और अस्पताल भी उन्होंने बनवाए हैं। विशेष तौर पर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए वह हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वह तुरंत ही बाहर जाने के लिए निकली। राधेश्याम जी बाहर ही रुके हुए थे। गुलाबी रंग की कुर्ती सलवार दुपट्टे में रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे से सादगी और शालीनता दूर से ही नजर आ रही थी। राधेश्याम के पास जाकर उसने उनके पैर छुए। आइए ना अंकल, आप बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आइए। रिया के ऐसे संस्कार देखकर राधेश्याम हैरान रह गए और सोचने लगे कि राघव खन्ना की बेटी और इतनी संस्कारी शायद माँ पर गई होगी। रिया के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा, जल्दी में हूँ, असल में मैं तुम्हारे पास ही आया था। राघव खन्ना के, नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम है, कुछ बात करनी है, तुम्हारी मदद की मुझे सख्त ज़रूरत है। समाज कल्याण का काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? राधेश्याम जिस तरह से सभी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, इसलिए राघव खन्ना की बेटी रिया ने तुरंत ही उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, अरे बिल्कुल अंकल, कहिए ना, क्या काम है आपको? मैं तो आपको नाम से जानती हूँ, मेरी सभी सहेलियाँ भी आपको अच्छी तरह पहचानती हैं और सब आपकी बेहद इज्जत करती हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रिया नाम है अंकल मेरा। बेटा, मुझे जो काम है उसके लिए तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। बेटा रिया, वह काम ऐसा है जो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। अंकल कहिए ना, जो भी काम होगा मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आपके साथ काम करना तो मेरा सौभाग्य होगा। आप जहाँ कहें मैं चलने को तैयार हूँ। बस अंकल, आप 2 मिनट का इंतज़ार कीजिए, मैं अपनी माँ को कहकर आती हूँ। बेटा, मेरे विषय में उन्हें कुछ न बताना, क्योंकि हमें जो करना है वह किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं अगली गली में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम वहाँ आ जाना। ठीक है अंकल। राधेश्याम उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल गए। कुछ ही समय में रिया भी उसी जगह पहुँच गई जहाँ राधेश्याम ने उन्हें बुलाया था। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते राधेश्याम उसे उसी गली में ले गए जहाँ पुरानी इमारत वाला घर था। वहां जाकर राधेश्याम रुक गए और रिया से पूछने लगे, बेटा, जानती हो यह क्या है? यहाँ पर कौन रहता है? नहीं अंकल, मैं यह तो नहीं जानती, किंतु यह जरूर जानती हूँ कि कुछ तो गलत है, क्योंकि पिताजी मुझे हमेशा यहाँ से गुजरने के लिए मना करते हैं। बेटा, तुमने कभी अपने पापा से नहीं पूछा कि वह क्यों मना करते हैं?
नहीं अंकल, बचपन से मना किया है इसलिए कभी इस विषय में मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मेरे साथ तुम इस गली में भी बिना कुछ पूछे ही आ गई। हाँ अंकल, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नेक काम करने के लिए ही मुझे बुलाया है। फिर आपसे प्रश्न कैसा? मैं आपके लिए, इस समाज के लिए और लड़कियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अंकल, मैं तो कब से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि आप मिलेंगे या नहीं। ठीक है बेटा, सुनो, तुम पढ़ी लिखी परिपक्व लड़की हो। मैं समझता हूँ जो मैं करने कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान और शांति से सुनोगी। बेटा रिया, इस पुरानी इमारत में गरीब और मजबूर लड़कियों को लालच देकर या धोखे से बुलाया जाता है। जो एक बार वह यहाँ आ गई तो फिर उनका वापस निकलना नामुमकिन हो जाता है। बेटा, उन्हें पाप के ऐसे कुएं में ढकेल दिया जाता है जहां शायद कोई भी लड़की नहीं जाना चाहती। बेटा, मैं इस गंदगी से बेटियों को बचाना चाहता हूँ। उन्हें भी एक अच्छी इज्जत से जीने वाली जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी रिया बेटी? अरे अंकल, आप बताएं कि मैं इसमें आपकी और इन बेबस लड़कियों की क्या मदद कर सकती हूँ। मैं जरूर करना चाहूंगी। बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली लेकिन काम नहीं बना। जो इंसान इसे चलाता है, मैंने उससे बात की, उसे पूरी इमारत के बदले पैसे देने का भी प्रस्ताव दिया, किंतु वह किसी भी कीमत पर नहीं माना। यहाँ तक कि मेरी बिटिया के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मुझे धमकी भी दे दी। मैं तुम्हें अपनी बिटिया से भी मिलवाऊंगा। उसके बारे में राधे श्याम ने रिया को सब कुछ बता दिया। आरती के विषय में राधे श्याम के मुंह से सब कुछ सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और राधे श्याम की इज्जत उनकी नजरों में और अधिक बढ़ गई। राधे श्याम से उस खंडहर जैसी इमारत का काला सच जानने के बाद रिया ने कहा, अंकल, फिर हमें क्या करना चाहिए अब इन लड़कियों को बचाने के लिए? बेटा, जो काम को चला रहा है मैं तुम्हें उसका नाम बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना होगा। हाँ अंकल, कौन है वह? आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन इतना तो तय है अंकल कि वह चाहे जो भी हो, मैं डरूंगी नहीं। हर हालत में आपका साथ दूंगी। इतना कहकर रिया उस नाम को सुनने का इंतजार करने लगी। राधे श्याम समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह रिया को उसके ही पिता का नाम बताएं। तभी अचानक रिया ने राधे श्याम से पूछ लिया, बताइए ना अंकल, आप चुप क्यों हैं? ठीक है बेटा, वह इंसान और कोई नहीं, तुम्हारे पिता राघव खन्ना ही हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? ऐसा नहीं हो सकता अंकल, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पापा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। यह झूठ है अंकल, मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वह ऐसा काम क्यों करेंगे? रिया की आंखों में विश्वास के साथ डर का सैलाब उमड़ रहा था। वह चिंतित हो रही थी। उसे अपने पिता पर अगर विश्वास था तो राधे श्याम के कथन पर शक होना भी मुश्किल सा लग रहा था। तभी राधे श्याम ने उससे कहा, बेटा, यही सच है। वह उसके पिता से मिलकर इस विषय में बात कर चुके हैं और राघव खन्ना ने साफ साफ इनकार कर दिया है। रिया की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। राधे श्याम की आंखों में सच्चाई और दर्द दिखाई दे रहा था। फिर भी रिया अपने को रोक न पाई और पूछ ही लिया, अंकल, क्या यह सचमुच ही सच्चाई है? हाँ बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? बेटा, अब हमें मिलकर इस मसले को हल करना है। उन लड़कियों को बचाना है। तुम्हारे पिता को भी इस पाप के दलदल से निकालना है। शहर की और लड़कियों को इस माहौल से दूर रखना है। बस हमें यह सोचना है कि यह कैसे होगा। अंकल, आपने कुछ सोचा है क्या? मैं हर हाल में इस काम में आपकी, इस समाज की तथा अपने पिता की मदद करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता को समझाओ। मेरे समझाने से तो वह नहीं माने, शायद तुम्हारी बात मान जाएं। ठीक है अंकल, मुझे सोचने के लिए कल तक का समय दीजिए। रिया के सर पर प्यार से हाथ रखकर राधे श्याम ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पिता गलत राह पर चल रहे हैं और अब एक बेटी का फर्ज है कि अपने भटके पिता को सही राह पर लेकर आए। रिया भारी पैरों से चलकर अपने घर की तरफ आ गई। उसके दिमाग में ना जाने कितने सवाल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने पिता से प्यार करे या नफरत। वह शाम होने के पहले अपने घर पहुंच गई। बुझी बुझी सी रिया अपने कमरे में जाकर पलंग पर मानो गिर ही पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था।
कुछ देर में उसकी माँ ने उसे खाने पर बुलाया। वह गई जरूर, किंतु कुछ खा न पाई। अपनी बेटी को उदास देखकर राघव खन्ना ने चिंतित होते हुए पूछा, बेटा क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी बच्ची की? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। रिया देख रही थी कि उसे जरा सा उदास देखकर पापा इतने चिंतित हो जाते हैं, फिर दूसरी लड़कियों की तकलीफ उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती। उसने कहा, मैं ठीक हूँ पापा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रात को सब अपने अपने कमरे में सो गए। रिया रात भर सोचती रही क्या करे। सुबह उठकर रिया रोज की तरह चलने के लिए निकल गई, लेकिन हर सुबह की तरह वह वापस न लौटी। कुछ समय बाद उसने अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ मेरी एक दोस्त मिल गई है, मैं कुछ देर बाद घर आऊंगी। माँ ने कहा, ओके बेटा। रिया ने बहुत सोच समझ कर एक निर्णय लिया था और उसे अपने इस निर्णय में राधे श्याम जी की मदद चाहिए थी। रिया ने उन्हें फोन करके मिलने के लिए बुलाया। राधे श्याम भी रिया से मिलने तुरंत ही आ गए। रिया ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया। सुनकर राधे श्याम जी हैरान रह गए और उन्होंने उसे मना कर दिया, किंतु रिया नहीं मानी। उसने राधे श्याम को समझाते हुए कहा, अंकल इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पापा ऐसे तो नहीं मानेंगे। आखिरकार राधे श्याम को रिया की बात माननी ही पड़ी। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब रिया ने अपना काम शुरू कर दिया। राधे श्याम जी भी उसका ख्याल रखने के लिए तत्पर थे। दिन ढल गया, शाम होने आई, लेकिन रिया अपने घर नहीं पहुंची। तब रिया की माँ ने उसे फोन लगाया, किंतु रिया का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। माँ को चिंता हो गई और तब उसने अपने पति राघव खन्ना को फोन लगाकर कहा, रिया सुबह से घर से गई थी, अब तक लौटी नहीं है। उसका फोन भी बंद है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप जल्दी घर आओ और उसे ढूंढो। राघव खन्ना भी चिंताग्रस्त हो गए। तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर इधर उधर भेज दिया और रिया को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। पुरानी इमारत में राघव खन्ना के आदमी हमेशा ही उपस्थित रहते थे। वे रिया को नहीं जानते थे। रिया ने पुरानी इमारत में जैसे ही प्रवेश करा, वहां उपस्थित राघव खन्ना के गुर्गे इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह अपने आप ही इमारत में आते देखकर बहुत खुश हो गए। शिकार स्वतः ही जाल में फंसने आ रहा है। उन्होंने उसे अंदर आने दिया। एक गुर्गे ने उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? रिया ने उदास होते हुए जवाब दिया, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे थे, मैं उनसे बचते हुए यहाँ तक आई हूँ। मुझे कुछ वक्त छुपने की जगह देंगे? जी जरूर, गुर्गे ने खुश होकर कहा। अब गुर्गे ने तुरंत ही राघव को फोन लगाया, यह बताने के लिए कि एक लड़की इस तरह से हमारे कब्जे में है। किंतु बेचैन और चिंताग्रस्त राघव खन्ना ने गुर्गे का फोन नहीं उठाया। वह तो अपनी प्यारी लाडली बेटी को ढूंढने के लिए कई जगह स्वयं ही फोन लगाने में व्यस्त थे। 2-3 बार गुर्गों ने फोन किया, किंतु राघव खन्ना ने फोन नहीं उठाया। उधर राघव खन्ना अपनी बेटी रिया को ढूंढने का भरसक प्रयास कर रहे थे और इधर रिया ने उस इमारत के अंदर जाकर सब लड़कियों से बात की। वह हर लड़की से उसके बारे में सब कुछ जानना चाह रही थी। उसने सभी को दिलासा दिया कि वह शीघ्र ही उन सभी को यहाँ से निकाल लेगी। सभी लड़कियां रिया से मिलकर बेहद खुश थीं। एक आशा की किरण उनके अंदर प्रवेश कर गई थी। शायद अब वह सभी इस नरक से बाहर निकल पाएंगी। रिया ने जानबूझकर वापस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की, किंतु गुर्गों ने उसे रोक लिया। एक ने बदतमीजी से उससे कहा, एक बार जो यहाँ आता है यहाँ से वापस नहीं जा पाता। सीधे से अंदर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। रिया उन्हें बिना कुछ बोले ही अंदर चली गई। राधे श्याम ने उस रात अपने आदमियों को गली के आसपास तैनात कर रखा था, ताकि कोई भी आदमी उस इमारत तक न पहुंच सके। शाम बीत गई, चांद आ रहा था, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। राघव खन्ना ने सोचा, अब तो पुलिस में शिकायत दर्ज करानी ही पड़ेगी। परेशानी में राघव खन्ना यहाँ से वहाँ भटक रहा था। इतने में उसके फोन की घंटी बजी। बेचैनी में बिना नंबर देखे ही राघव खन्ना ने फोन रिसीव कर लिया। उधर से एक गुर्गे की आवाज आई, राघव जी। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही राघव ने उसे डांट दिया, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? राघव फोन काटने की वाला था कि गुर्गे का अगला वाक्य उसके कानों तक पहुंच गया, एक बड़ी खूबसूरत लड़की खुद ही शिकार बनकर यहाँ आई है। राघव जी। राघव ने फोन काट दिया। कुछ ही पलों के बाद गुर्गे का वही वाक्य फिर से राघव खन्ना के कानों में गूंजा,
तो राघव एकदम से डर गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह डरावनी कल्पना की गिरफ्त में आ गया और उसको काटो तो खून भी नहीं जैसी हालत हो गई। उसने तुरंत अपनी जीप निकाली और सीधे पुरानी इमारत की तरफ तेजी से जीप दौड़ाई। जीप की स्पीड की तरफ ध्यान दिए बिना ही वह गाड़ी चला रहा था। गली के पास राघव की जीप पहुंचे उससे पहले ही राधे श्याम के आदमियों ने उन्हें यह खबर दे दी। राधे श्याम ने एक सेल फोन रिया को दे रखा था। उस फोन पर उन्होंने रिया को मैसेज करके बता दिया कि उसके पिता आ रहे हैं। राधे श्याम जी का मैसेज आते ही रिया बाहर की तरफ भागी। वह चाहती थी कि उसके पिता अब आए, तब गुर्गे उसको जबरदस्ती पकड़ रहे हों। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। रिया के नीचे आते ही गुर्गों ने जबरदस्ती रिया को पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींचने लगे। इतने में राघव खन्ना की गाड़ी वहां पहुंच गई और गाड़ी से उतरकर वह अंदर की तरफ भागे। अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी को गुर्गों की गिरफ्त में देखकर राघव खन्ना ने सीधे पिस्तौल निकालकर गुर्गों के ऊपर तान दी। उनके ऐसे खतरनाक तेवर देखकर गुर्गे एकदम से डर गए और उन्होंने तुरंत ही रिया को छोड़ दिया। हैरान होकर एक गुर्गे ने पूछा, क्या हुआ राघव जी? रिया ने डर कर अपने पापा के हाथ को ऊपर की ओर मोड़ दिया और उसी क्षण उनमें से एक गोली हवा का सीना चीरते हुए ऊपर की ओर चली गई। रिया ने अपने पिता के हाथ से पिस्तौल छीन ली। राघव ने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर ठंडी सांस ली। राघव ने गुर्गों के गाल पर एक एक चांटा रसीद किया। गुर्गे कुछ समझ पाते उससे पहले ही रिया का हाथ पकड़कर राघव खन्ना ने उससे कहा, चलो बेटा घर चलते हैं। नहीं पापा, मैं अब घर कभी नहीं जाऊंगी। क्या बोल रही हो रिया? क्या हुआ बेटा तुमको? पापा, मैं यहाँ की लड़कियों से मिली हूँ। जब तक आप उन्हें आज़ाद नहीं करेंगे मैं भी यहाँ पर ही रहूंगी। पापा, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और फिर आप इन लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ है। जानती हूँ पापा, मुझे अंदर सब कुछ मालूम हो गया है, लेकिन आप नहीं, दूसरे मर्द तो होते हैं ना। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना भी तो गुनाह है। किसी की बेटी को पाप के दलदल में भेजना भी तो गुनाह है ना। जब आप इस पाप के दलदल को चलाते हैं तो मुझे उसी पाप के दलदल में जाते देखकर आप क्यों इतने विचलित हो गए? यदि मैं आपका हाथ ऊपर न करती तो आप आज किसी की हत्या तक कर देते। ऐसा क्यों पापा? दूसरे की बेटियों के लिए आपके दिल में सम्मान क्यों नहीं? पापा, मैं आप पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपके पापों का प्रायश्चित करूंगी। मैं इन सभी किसी न किसी की बेटियों को आजाद किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी की नजरों में स्वयं को गिरता हुआ देखकर राघव खन्ना रोने लगा। रिया बेटा, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम बस घर चलो, मुझे एक मौका दे दो बेटा। मैं तुम्हें अच्छा पापा और एक नेक इंसान बनकर दिखाऊंगा। नहीं पापा, पहले यह सब ठीक करना होगा, तभी मैं वापस लौटूंगी। इस जगह पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं है बेटा, राघव ने कहा। रिया ने कहा, पापा, गली के उस तरफ राधे श्याम अंकल का घर है, मैं वहां जा रही हूँ। आपको भी वहां मेरे साथ आना होगा। राघव तुरंत ही मान गया और वह दोनों राधे श्याम के घर पहुंच गए। रिया को देखते ही राधे श्याम ने उसे गले से लगाया। रिया ने उनके पैर छुए। राधे श्याम ने उसे आशीर्वाद देते हुए राघव को बुलाया। राघव कुछ भी न कह सका, किंतु सब कुछ समझ गया। वह हाथ जोड़कर राधे श्याम के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। राधे श्याम ने उससे हाथ पकड़कर बिठाया और कहा, सुबह का भूला शाम को घर आए। पापों का प्रायश्चित कर ले तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। चलो हम सब मिलकर उस इमारत को जो अब तक नर्क थी स्वर्ग बनाते हैं। तीनों ने आपस में सलाह करके दूसरे दिन सुबह ही एक बड़ा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, महिला गृह उद्योग। राघव, रिया और राधे श्याम ने मिलकर उस पुरानी इमारत को नई इमारत में एक कुटीर उद्योग कारखाने में तब्दील कर दिया। वहां पर छोटे छोटे कई कमरे बनवा दिए और हर कमरे में कुछ न कुछ काम जैसे सिलाई, बुनाई, पापड़, अचार आदि कई तरह तरह के लघु उद्योग शुरू करवा दिए। वहां भी सभी लड़कियों ने कुछ न कुछ काम सीख लिया। इस तरह एक असंभव जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वह संभव कर दिखाया। अब रिया भी अपने पिता के साथ अपने घर चली गई और हर रोज वहां आकर सभी को कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखा कर जाती थी। वह अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। राधे श्याम जी के साथ भी उसके पारिवारिक संबंध बन गए थे।
अब समाज सुधारक के रूप में राधे श्याम अकेले नहीं, रिया और राघव खन्ना भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। जहाँ चाय होती है, राह मिल ही जाती है। उस इमारत में काम करने वाली लड़कियां अब बहुत खुश थीं। इसके बाद वह आपस में बात कर रही थीं कि काश हमारे देश की ऐसी लड़कियों को भी कोई राधे श्याम और रिया जैसे फरिश्ते मिल जाएं, तो ना जाने कितनी ही लड़कियां अपनी ज़िंदगी संभाल लें। अब तो आरती के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं थी, वह भी जब मन करे वहां आती जाती रहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।